Good morning, students. Class 8, Chapter 13, Indian National Movement. In this particular chapter, we study about the rise of nationalist feelings among the Indians, about the moderates, extremists, and revolutionaries, about the constitutional reforms proposed by the British government. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन 3 पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन रहेगा. द इंडियन हैज़ सफ़र फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द ऑपरेसिव रूल ऑफ ब्रिटिश. देखो, हिंदुस्तानी जो थे एक लंबे समय से ब्रिटिशर्स उन पे रूल करते आ रहे थे, राज करते आ रहे थे. ग्रेजुअली द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज्ड दैट अलाउइंग द ब्रिटिश टू सेटल इन इंडिया हैज़ बीन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस. जो भारतीय जो तालीम याफ्ता जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुस्तानियों का जो इंटरेस्ट यानी कि इंडियंस से उन्हें कोई मतलब नहीं है, इंडियन के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है. वो जो काम करते हैं वो बस अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट विद prevailed within the country following the disintegration of the Mughal Empire and established a vast empire in India. अंग्रेज़ों ने एक एडवांटेज उठाई, मतलब एक एडवांटेज लेके इस बात की कि हमारे यहाँ इंडिया में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे कि, तो उन्होंने जब ये रियलाइज़ कर लिया अंग्रेज़ों ने कि हिंदुस्तानियों में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट से, मतलब वो जो मिसाल है ना घर की फूट जो बोलते हैं, और उसका फ़ायदा बाहरी लोग उठा लेते हैं. तो बस वही उसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया. जब उन्होंने ये पता चल गया कि इनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया. जब उन्हें ये पता चल गया कि जो मुग़ल हैं, मुग़लों में ही जो मुग़ल एम्पायर है उनमें ही एक तरह से प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हम इन पे आसानी से राज कर सकते हैं और अपने एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और यही उन्होंने किया. Growth of national consciousness. A significant features of British rule in India was the economic exploitation of the Indian. ब्रिटिश रूल का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या था कि उन्होंने हिंदुस्तानियों का जो माशी शोषण था, जो आर्थिक शोषण था, वो किया. Many foreigners had come to India and taken away wealth even prior to the British, but the British drained the resources of India in a most systematic and unjust way. बहुत सारे foreigners थे जो हिंदुस्तान आए और यहाँ से हिंदुस्तान की दौलत थी वो अपने साथ ब्रिटिश ले गए, यहाँ के resources को उन्होंने बर्बाद किया. The nation as a whole was reduced to mere subsistence level without any hope of relief in the future. वो हमारे देश को, हमारे पूरे देश को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे थे और देश जो है ना वो घाटे में डे बाय डे जो रिसोर्सेज थे उनमें कमी आती जा रही थी और फ्यूचर में किसी तरह की कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं थी. दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज अ मेजर कॉज बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. और ये जो एक आर्थिक जो शोषण था, यही एक बहुत बड़ी वजह था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इमर्ज हुई, वो राइज हुई, या नेशनलिज्म या देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ. द राइज ऑफ द इंडियन प्रेस एंड द लिटरेचर एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म. इसके अलावा जो इंडियन प्रेस थी, लिटरेचर था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हुआ, उसने भी नेशनलिज्म के जज्बे को इमर्ज करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली एसोसिएशंस. When national consciousness awakened among Indians, several associations were formed even prior to the funding of the Indian National Congress to give vent to the feeling of the Indians. When the जब लोग हिंदुस्तानियों के दरमियान नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि नेशनल अपने नेशन को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर अगर जब उनके अंदर जागरूकता पैदा होने लगी, वो जागने लगे, जब वो वाकिफ़ हो गए, इस बात से जागरूक हो गए कि ब्रिटिशर्स उनके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहुत सारी एसोसिएशन थी जो उन्होंने बनाई. इंडियन नेशनल कांग्रेस इवन प्रायर टू फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल, पहली इसमें से क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों में नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा करने में एक अहम रोल प्ले किया. सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, और वो कुछ और पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, वो कौन कौन सी थी, जैसे कि द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म बाय द लैंड होल्डर सोसाइटी एट कलकत्ता इन 1838. जो पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कहाँ पर बनी थी,
जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं, और ये सोसाइटी कलकत्ता में 1838 में इसको बनाया गया। उसके बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई। उसके बाद मदरसा नेटिव एसोसिएशन बनाई गई एंड बॉम्बे एसोसिएशन बनाई गई 1852 में। ये वो तमाम एसोसिएशन थी जो इसलिए बनाई गई ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके, अपने नेशन के लिए लड़ा जा सके। Yet there were no all Indian organization. The early associations, though regional in the character, played an important role in the growth of political consciousness among the masses. और ये वो तमाम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी और एसोसिएशन थी जिन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 a platform was prepared for an organized national movement। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन नेशनल मूवमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया ताकि आगे काम किया जा सके। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 to 1905 द मॉडरेट्स। A new era in the political life of India began with the foundation of Indian National Congress in 1885। इन political life का जो नया era था वो शुरू हुआ था establishment या foundation of the Indian National Congress। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली थी ए.ओ. ने 1885 में। The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, a retired Indian civil service officer। A.O. Hume कौन थे? A.O. Hume एक retired Indian civil service officer थे। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सेशन था वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। एंड उमेश चंद्र बनर्जी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। और जब ये पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस उमेश चंद्र बनर्जी को इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज कन्फाइंड ओनली टू द एजुकेटेड क्लासेज। और फ्रीडम मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था उसमें क्या था? जो एजुकेटेड क्लासेस के लोग थे वो जुड़े सबसे पहले। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबमिटेड दियर ग्रीवेंसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने ग्रीवेंसेस को प्रेयर्स और पिटीशन की फॉर्म में सबमिट किया। द अर्ली डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या क्या डिमांड रखी? वो थी इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक डिमांड ये थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदुस्तानियों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस में इंडियंस का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बर्डन। और भारतीयों पर जो भी टैक्स का बोझ है उसे कम करना चाहिए। मिलिट्री में जो खर्चा हो रहा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। प्रोवाइडिंग मोर फंड फॉर एजुकेटिंग इंडियंस। भारतीयों की पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए। दे डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस इन अर्ली स्टेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। भारतीयों ने फ्रीडम मूवमेंट की स्टार्टिंग में किसी तरह के इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। मोस्ट ऑफ दीज अर्ली कांग्रेसमैन बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड वर हम्बल एंड माइंड इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि ज़्यादातर जो कांग्रेसमैन थे उनका ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम उसको एक सही तरीके से उसको हम क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे। दे वर नोन एज द। और ये लोग क्या कहलाए? मॉडरेट्स। यानी कि ये लोग जो ये सोचते थे कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। और मतलब इन लोगों ने स्टार्टिंग में किसी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी क्योंकि वो ये मानते थे, उनका यकीन इस बात पर था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को इस्टेब्लिश करवाएंगे। और यही लोग कहलाए मॉडरेट्स। दीज अर्ली नेशनलिस्ट लीडर रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम of press and speech, the right to organize public and the political bodies, and therefore opposed all attempt to curtail them। ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। उन्होंने राइट टू ऑर्गेनाइज पब्लिक एंड पॉलिटिकल बॉडीज़ की बात की कि कोई भी हम पब्लिक और पॉलिटिकल बॉडीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कभी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। therefore opposed all attempt to curtail them। और उन्होंने जो भी इस डिमांड्स की उनको कहीं ना कहीं से अपोज्ड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वर्किंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। एक क्या था कि जो ये था कि ये जो और गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी?
मॉडरेट्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट काम करे कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहकर। इट ट्राई टू अवेकन एंड ऑर्गेनाइज इंडियन पब्लिक ओपिनियन, और मॉडरेट्स ने कोशिश की कि जो इंडियन पब्लिक ओपिनियंस हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, इंडियंस को जागरूक किया जाए कि किस तरह से अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें किस तरह से उनका मुकाबला करना है। इट अटेम्प्टेड टू अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड द नेशनल स्पिरिट ऑफ द इंडियंस एंड टू एजुकेट एंड यूनाइट देम ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस। और मॉडरेट्स ने हमेशा कोशिश की कि किस तरह से लोगों के अंदर सियासी तौर पर लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से उनके अंदर नेशनल स्पिरिट्स यानी कि जो देशभक्ति की फीलिंग्स है उनको पैदा किया जाए भारतीयों में, और किस तरह से उन्हें पॉलिटिकल किस तरह से उनको शिक्षित बनाया जाए, एजुकेट किया जाए, और किस तरह से उनको यूनाइट किया जाए, क्योंकि जब तक तमाम इंडियंस एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम अंग्रेज़ों से मुकाबला नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट डिमांड। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।